Hello everyone, welcome to Civic Sessions of Grade 8 and today we are discussing chapter number 7 and the chapter name is Understanding Marginalization. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 7 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है Understanding Marginalization और ये आपका fourth session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग और मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पहले भी पढ़ा है, राइट? बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए थे और हमने स्टीरियोटाइपिंग के टॉपिक को कंप्लीट किया था इन आवर क्लास 6 और 7 ऑल्सो. सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आदिवासीज का. तो हमने देखा कि आदिवासीज को लेकर एक जनरल नोशन या कॉन्सेप्शन बनाया गया और इसी वजह से उनको एक स्टीरियोटाइपिक और एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे किया जाने लगा या शोकास किया जाने लगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल के फंक्शंस की बात करते हैं या कुछ ऑफिशियल इवेंट्स की बात करते हैं या फिर बुक्स या मूवीज की बात करते हैं तो अगर कोई भी टॉपिक आदिवासीज या ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है तो उनको एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे किया जाता है और ये भी एक जनरल कॉन्सेप्शन हो गया था दैट दे आर प्रिमिटिव, बैकवर्ड एंड ऑल्सो एक्सोटिक. Why? Because they do not want change, they are resistant to change or living new ways of life. तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे बच्चों जो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट आदिवासीज एंड डेवलपमेंट और इस टॉपिक में हमने देखा दैट अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो उस टाइम तक जो हमारे कंट्री का मेजर पार्ट था दैट वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट और उसके पहले हमने ये भी पढ़ा दैट आदिवासीज हु वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स दे यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट, राइट? तो उनको फॉरेस्ट के बारे में काफी नॉलेज भी था क्योंकि उनका लाइवलीहुड, उनका सब कुछ फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट था, राइट? उसके अलावा हमने देखा दैट जो फॉरेस्ट थे द रूलर्स और द एम्पायर्स हु वर रूलिंग इन द एम्पायर्स तो वो दे वर मेजरली डिपेंडेंट ऑन दीज फॉरेस्ट और हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जितने भी रूलर्स या किंग्स हुआ करते थे वो आदिवासीज के ऊपर डिपेंडेंट थे. क्यों? क्योंकि आदिवासीज वो फॉरेस्ट रीजन में रहते थे और वही उनका घर हुआ करता था, राइट? और मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके लिए द एम्पायर्स दे वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर द डेवलपमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, उसके अलावा मेटल ओर्स जो माइनिंग और इन सब के थ्रू मिलता था. सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. ओके अब इसी पॉइंट को हम लोग आज के सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं और यहाँ पर आप ध्यान रखना कि हम लोग कॉलोनियल टाइम की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में शासन कर रहे थे. ओके सो इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड hunter gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place. तो एक तरफ आपने देखा जब हम लोग 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश शासक थे, है ना, जो ब्रिटिश रूलर्स हमारे कंट्री को रूल कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी भी लाइफ को चेंज किया जिसके बारे में अगेन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्री कॉलोनियल वर्ल्ड का. प्री कॉलोनियल यानी 1800 1700 के पहले की बात हो रही है. तो उस टाइम पे आप सोचो कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे बच्चों वो लोग बेसिकली क्या होते थे, वो लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे और हंटर गैदरर्स के बारे में भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है. वो हंटिंग करते थे एनिमल्स की, उसके अलावा वो फॉरेस्ट में फ्रूट्स, सीड्स, इन सब चीजों को कलेक्ट किया करते थे एंड ऑल्सो दे वर नोमैड्स. नोमैड्स कहने का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव किया करते थे. कभी कभी कुछ कम्युनिटीज ऐसे थे जो कि सेटल्ड कम्युनिटीज थे लेकिन कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे भी थे जो कि नोमैड्स थे और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. एंड दे ऑल्सो लिव्ड by performing shifting cultivation.
या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ऐसा कौन सा प्रैक्टिस था जो वो करते थे फॉरेस्ट में? दैट वाज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसके बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसमें एक लैंड को पहले क्लियर किया जाता है, उसके बाद वहां पे क्रॉप्स ग्रो किया जाता है और उसके बाद पूरे लैंड को बर्न किया जाता है। And also they used to cultivate in one place. तो इस तरीके से उनका livelihood चलता था, right? Pre-colonial world में. Although these remain for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate to lives as workers in plantations, at construction sites, in industries and as domestic workers. और ये बहुत ही important point है, क्योंकि इस point में हमें ये समझना है कि किस तरीके से जो आदिवासी ग्रुप्स थे उनका लाइफ चेंज करने लगा। वो क्यों हो रहा था? It was because of the economic changes and also the forest policies and the political force. तो यहाँ पर आप समझो कि अगर हम एम्पायर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ब्रिटिश एम्पायर की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश एम्पायर को भी फॉरेस्ट एरियाज में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको बहुत सारा वास्ट लैंड मिला और वहां पे बहुत सारे माइनर्स हुआ करते थे, जहां पे माइनिंग इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना था। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे बच्चों, वो ऐसी एरियाज में रहते थे जहां पे बहुत ही इजिली माइन ओर्स मिल जाते थे। उसके अलावा फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा नीड था, चाहे वो टिम्बर के लिए हो या फिर डिफरेंट वजह से हो, है ना? और इसी वजह से बहुत सारे नए पॉलिसीज और लॉज इंप्लीमेंट किए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इन्हीं पॉलिसीज और इन्हीं लॉज की वजह से जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स जो कि फॉरेस्ट रीजन में रह रहे थे, उनको वो एरिया छोड़ना पड़ा। एंड ऑल्सो दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन प्लांटेशंस। अब यहाँ पे आप देखो किस तरह से उनका लाइफ चेंज हो रहा था कि वो एक सेक्लूडेड फॉरेस्ट रीजन में अपना लाइफ, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन में रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे बाहर के लोगों की आने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल ये सारे लोग जो इंट्रूडर्स हुआ करते थे, उनके आने की वजह से इनका लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगा। और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जो हंटिंग गैदरिंग करते थे या फिर कल्टीवेशन करते थे, अब उनको प्लांटेशंस में वर्कर की तरह लिया जाने लगा। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन साइट्स में उनको फोर्सफुली भेजा जाने लगा, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए भेजा जाने लगा, एंड ऑल्सो एज डोमेस्टिक वर्कर्स। नाउ इन दीज पिक्चर्स यू कैन सी द hunter gatherers or the tribal groups who were as hunter gatherers, right? जो कि forest regions में रहा करते थे। Forest lands have been cleared for timber and to get land for agriculture and industry. तो जैसे मैंने आपको बताया, चाहे हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करें या डिफरेंट टाइम पीरियड की बात करें, तो ऐसा हो रहा था कि फॉरेस्ट लैंड्स का यूज होने लगा। किस चीज के लिए? It was for getting timber. Timber के लिए, उसके अलावा लैंड चाहिए था for agriculture and also for industry. और इसी वजह से जिस फॉरेस्ट लैंड में जो ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे थे, उनको फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ा। Adivasis have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. These are taken over for mining and other large industrial projects. तो यहाँ पर आप देखो कि जो आदिवासीज या ट्राइबल कम्युनिटीज थे, वो इसी रीजन्स में रहा करते थे जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी थी। उसके अलावा जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो भी काफी इजीली मिल जाते थे। तो इस वजह से बहुत सारे नए जो माइनिंग इंडस्ट्रीज या डिफरेंट इंडस्ट्रीज खोले जाने लगे, वो इन एरियाज में खोले जाने लगे। और इसी वजह से फोर्सफुली जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो उनका घर था, जो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, वहां से उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। अब आप सोच लो कि एक जगह पे जहां पे 200 साल से एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी रह रही है, और अचानक से गवर्नमेंट को अपनी चीजों के लिए, अपने इंडस्ट्रीज खोलने के लिए या प्राइवेट या सेल्फिश नीड्स के लिए इन सबको यहाँ से माइग्रेट करना पड़े,
तो ऑब्वियसली दैट वाज अ रॉन्ग थिंग दैट हैपेंड, और इसी वजह से बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए और बहुत सारे ट्राइबल प्रोटेस्ट हुए। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, आई एम शोइंग यू अ पिक्चर वेयर द ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल दे आर प्रोटेस्टिंग कि उनके लैंड को लिया जा रहा था, राइट? Powerful forces have often colluded to take over tribal land. तो जितने भी आपके पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पावरफुल लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, who are rich and wealthy, they have tried their best to take out the tribal lands for their own benefits. Much of the time, the land is taken away forcefully and procedures are not followed. और कभी-कभी ऐसा होता था कि बहुत बार जो ट्राइबल लैंड है, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहा करते थे, उस लैंड को फोर्सफुली छीन लिया जाता था और वहां से ट्राइबल ग्रुप को डिस्प्लेस किया जाता था और कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रोसीजर नहीं फॉलो होता था। और ये सारी चीजें ट्राइबल ग्रुप्स को धीरे धीरे एजिटेट करने लगी। जाहिर सी बात है कि उन्हें भी गुस्सा आएगा कि जहां पे उनका घर है, उन्हें उस घर से निकाला जा रहा है ना? According to official figures, more than 50% of persons displaced due to mines and mining projects are tribals. अगर हम official figures की बात करते हैं तो बच्चों आप देखो कि more than 50% of people who were displaced because of the mining projects, कि एक जगह पे माइनिंग इंडस्ट्रीज बनाना था तो उस जगह से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, तो उसमें से आधे से ज्यादा आप देखो कौन है? ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अनदर रीसेंट सर्वे रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अमंग आदिवासीज shows that 79% of the persons displaced from states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals. अब 79% लोग ऐसे हैं बच्चों, और इन कौन स्टेट से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे स्टेट से। तो ये जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उस रीजन से, जिनको माइग्रेट करना पड़ा है, वो कौन थे? तो वो ट्राइबल ग्रुप थे, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई हैव शोन यू द पिक्चर्स ऑफ द ट्राइबल माइग्रेशन एंड ऑल्सो द प्रोटेस्ट दैट वाज कैरिड आउट बाय द ट्राइबल ग्रुप्स अगेंस्ट the private industries and also the government. यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इस प्लाकार्ड पे लिखा है, जमीन हमारा है, इसे मत छीनो, राइट? ये हमेशा कहते थे कि जिस जमीन पे वो रह रहे वो उस पे उनका टोटल राइट्स है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को नहीं मानती थी और जबरदस्ती फोर्सफुली कभी-कभी हमेशा लैंड्स को छीना गया है, राइट? और ये क्या किया? दिस लेड टू द फोर्सफुल माइग्रेशन or displacement of the tribal groups from their own region. In the northeast, their lands remain highly militarized and war-torn. अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ट्राइबल लैंड्स है बच्चों, वहां पे आप आज की डेट में भी अगर न्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा that this is the war zone region, right? Between the tribal groups and also the government people. India has 54 national parks and 372 wildlife sanctuaries covering almost 1,09,652 square kilometers. These are areas where tribals originally lived, but they were evicted from. When they continue to stay in these forests, they are termed as encroachers. और ये देखो कि हमारे कंट्री में ये पूरा एरिया जो कि 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर है, ये एरियाज में ट्राइबल्स ओरिजिनली रहा करते थे, लेकिन इन सारे लैंड से ट्राइबल ग्रुप्स को निकाला गया है फॉर डिफरेंट रीजंस, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, राइट? तो यहाँ से आप देखो कि जब वो इस रीजन में वापस आना चाहते हैं और वापस रहना चाहते हैं, तो उनको किस चीज से टर्म किया जाता है? उनको इनक्रोचर्स कहा जाता है, जो कि इलीगली उस रीजन में आ रहे हैं, राइट? वो अपने लैंड में आ रहे हैं लेकिन उन्हें इलीगल माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ दीज आर द ग्रुप ऑफ नागा ट्राइब्स हियर, ओके? Losing their lands and access to the forest means that tribal lose their main source of livelihood and food. जाहिर सी बात है, अगर उनसे उनका लैंड
और फॉरेस्ट का एक्सेस छीन लिया जाएगा तो उनका जो बेसिक लाइवलीहुड है और उनका जो बेसिक सोर्स है फूड का वो भी खत्म हो जाएगा, राइट? Having gradually lost access to their traditional homelands, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries and at building or construction sites. और इन मजबूरियों की वजह से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे बच्चों, उनको धीरे धीरे सिटीज में माइग्रेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब वो फॉरेस्ट लैंड में रह नहीं सकते थे। उनका जो बेसिक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है, बेसिक सोर्स ऑफ फूड है, वो भी उनसे छीन लिया गया था। तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं और धीरे धीरे वो सिटीज की तरफ माइग्रेट करने लगे। और सिटीज में भी उनको बहुत हाईली पेड जॉब्स नहीं मिल पाए और उस वजह से बहुत ही कम वेज या लो वेज के बेसिस पे उन्हें वर्क करना पड़ा इन लोकल इंडस्ट्रीज and also at construction sites. 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas, they live below the poverty line. और यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हो कि मैक्सिमम परसेंट क्या है ट्राइबल ग्रुप्स का है who are living below the poverty line. कहने का क्या मतलब है? उनके पास नेसेसरी जो भी बेसिक नेसेसिटीज है, जितना उन्हें चाहिए that they can live their life happily, वो उनके पास बिल्कुल नहीं है। This leads to deprivation in other areas. Many tribal children are malnourished. Literacy rates among tribals are also very low. और इसी वजह से बहुत सारे different problems arise हुए। That is, literacy rate जो tribal groups का है वो काफी कम है। उसके अलावा इनके पास sufficient पैसे नहीं है जिससे वो डेली खाना खा सके। तो बहुत सारे जो ट्राइबल बच्चे हैं वो भी माल नरिश्ड हुए। ओके, तो आप देख सकते हो कैसे कैसे रिपरकशंस थे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द फॉरेस्ट लॉज। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आदिवासीज या ट्राइबल ग्रुप्स को अपने ही लैंड से डिस्प्लेस किया जाने लगा by the private industries and also by the government or the empires. अगर हम प्री कॉलोनियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो आदिवासीज या ट्राइबल कम्युनिटीज थे they were hunter gatherers and nomads. लेकिन अगर ब्रिटिश एम्पायर या उसके बाद के टाइम की बात करें तो आप देख सकते हो that the tribal groups they were forced to migrate to the cities और अपना जो होमलैंड है उसे उन्हें छोड़ना पड़ा, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नाउ आज की क्लास के लिए इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।